नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आसान है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मैं 3 मंथ्स तक आपके लिए फ्री गेट के लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज़ नाम से 3 मंथ्स तक ये लेक्चर चलेंगे, जहाँ पे मैं गेट्स लाइफ साइंस एंड गेट बायोटेक दोनों के लिए लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ, जो कि पूरे फ्री में होंगे। ये उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे मैं बायोटेक, जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उस पे कुछ टॉपिक यहाँ पे पहले सीरीज़ पे पहले पार्ट में कवर करूँगी। जैसे कि ये सिलेबस यहाँ पे है, यहाँ पे बायोटेक में भी सेल बायोलॉजी है, जू में भी कुछ सेल बायोलॉजी का पार्ट आता है और बायोकेमिस्ट्री में भी सेल बायोलॉजी का पार्ट आता है। जहाँ पे यहाँ हम अगर देखें तो इस सिलेबस पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है। जैसे कि हम बायोटेक के पार्ट में देखें तो यहाँ पे भी सेल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी सेल स्ट्रक्चर है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे भी है। अगर हम ऑर्गेनेलीज़ को देखेंगे तो तीनों पार्ट में भी ऑर्गेनेलीज़ है। बायोटेक में भी ऑर्गेनेलीज़ का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनेलीज़ के क्वेश्चंस आते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी ऑर्गेनेलीज़ के क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो सेल बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक पार्ट आता है वो है सेल ऑर्गेनेली, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम PYQ जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेलीज से आते हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी कवर करने के बाद हम उसके PYQs भी देखेंगे। सो बेसिक डिफरेंस हम पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के सेल में क्या डिफरेंस है, जो कि सेल स्ट्रक्चर में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि गेट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें उस सारी चीज़ों में जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है। और फोकस भी ऐसे नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा डीप वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें ऊपर ऊपर की ही पढ़नी है, लेकिन स्पेसिफिक पढ़नी है, वो चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे कि ये जो टेबल है लग रहा है बहुत छोटा है और इससे क्या क्वेश्चन आएगा ऐसे हम बहुत बार सोच लेते हैं, लेकिन जब इसी से क्वेश्चन आता है तब वहाँ हमसे नहीं बनता। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, इसे एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, सो देखते हैं पहले। यस, सो लोकेशन ऑफ डीएनए का लोकेशन प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रेजेंट इन रीजन कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोइड, देन डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट। अगर हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। साइज ऑफ प्रोकैरियोट स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का लार्ज होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एनिमल्स में नहीं होते, प्लांट एंड फंजाई में होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। हिस्टोन प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया की आधी ज़्यादा एग्जांपल, एंड यूकैरियोटिक में प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूकैरियोट. So this is the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic. I hope आपको ये समझ में आया होगा। इसको लाइटली मत लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी है, मैं आपको दिखाऊंगी PYQs जब हम करेंगे तब। अब हम ऑर्गेनेलीज के कुछ पार्ट को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सेल बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गेट में सेल ऑर्गेनेलीज से ही पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज़ अ प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है। सो न्यूक्लियस ही है जो प्रिंसिपली डिफ्रेंशिएट करता है कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड आरएनए का प्रोसेसिंग भी होगा। ये हम मॉल में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप जस्ट इसको एक बार पढ़ लीजिए।
साइटोप्लाज्म अगर हम देखें तो इट्स अ फाइनल स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। एंड न्यूक्लियोलस एक एरिया है जहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होगा। उसके बाद है न्यूक्लियर इन्वलप separate the content of nucleus from the cytoplasm and provide a structural framework of the nucleus। न्यूक्लियर इन्वलप जो है वो न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, द ओनली चैनल थ्रू विच न्यूक्लियर इन्वलप आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विच अलाउ टू रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वो जो है वो ऐसा एरिया है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, दिस इज़ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मीन्स ये जो जगह है जहाँ से मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं उसे हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अ सिलेक्टिवली ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए थ्रू विच न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स not only establish the internal composition of nucleus but also play a critical role in regulating eukaryotic gene expressions. So nuclear pore complex are the only channel through which small polar molecules, ions, micromolecules, that is RNA and proteins can travel between the nucleus and the cytoplasm। जैसे कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है जहाँ से पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोटीन एंड आरएनए। सो प्रोटीन एंड आरएनए को सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सिलेक्टिवली मीन्स उसको किसी प्रोटीन के हेल्प से वो बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। अगर हम पैसिवली डिफ्यूजन कहें तो वो पैसिवली विदाउट एनी एनर्जी वो उस चीज़ से पास हो रहा है। सो दिस आर द केसेस एंड द ओनली व्हाट वी कैन से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यही एक जगह है जहाँ से कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है या कुछ चीज़ें बाहर जा सकती है। देयर इज़ नो एनी अदर वे थ्रू विच न्यूक्लियस के अंदर कोई आएगा और बाहर कोई जाएगा, राइट। सो दिस आर द ओनली वन गेट through which the molecules can enter inside the nucleus or going outside the nucleus। so nuclear pore complex ही कॉम्प्लेक्स ही रेगुलेट करेगा कि साइटोप्लाज्म में कौन से प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि उसी पोर से mRNA बाहर जाएगा और वो ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन बनाएगा। सो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, सो दीज आर द अबाउट द न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ टू concentric membrane called as the inner and outer nuclear membrane। so this the one thing that you have to remember about is that कि nucleus is surrounded by the two concentric membrane। दो मेम्ब्रेन से कवर होता है न्यूक्लियस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस इज़ अ टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बहुत बार इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि न्यूक्लियस इज अ टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द ईआर। सो जहाँ जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि दिस इज़ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाद तुरंत ही यहाँ पे ईआर का मेम्ब्रेन शुरू हो रहा है। सो इसीलिए outer membrane of nucleus is continuous with the ER। So the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected with the lumen of ER। So the outer nuclear membrane is functionally similar to the membrane of ER, has a ribosome bounded to the cytoplasmic space, but is slightly differed with the protein composition। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया आपको कि न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन है, उसके बाद ईआर का मेम्ब्रेन शुरू होता है। हमें पता है कि ईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रोटीन का डिफरेंस होगा, कुछ अलग प्रोटीन्स ईआर के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी और कुछ अलग प्रोटीन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी। सो अंडरलाइंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज द न्यूक्लियर लामिना, a filamentous meshwork that provides structural support to the nucleus। So nuclear lamina is composed of 16 to 80 kilodalton fibrous protein called as a lamins। So one of the important thing is that जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको ये जो दिख रहा है that is the filamentous meshwork।
इसको हम लामिना कहेंगे, न्यूक्लियर लामिना। और ये न्यूक्लियर लामिना लामिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आता है। तो आपको याद रखना है कि फिलामेंटस प्रोटीन न्यूक्लियस में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो लामिन्स है अलॉन्ग विथ अदर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। एंड लामिन्स ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। So these are the 2-3 important thing about the nucleus that you have to remember. The first thing is that the nucleus एक double membrane structure है। Second thing is that nuclear का membrane जो है वो ER and Golgi के membrane से continuity में होता है, वो separate नहीं होता। Third thing is that nuclear के अंदर जो intermediate filament होता है उसका नाम lamins होता है। So ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे इसी यहाँ पे भी कंटिन्यूटी में जो है कि यहाँ पे न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये ईआर का मेम्ब्रेन आपको कंटिन्यूटी में मिलेगा, और उसके बाद ये गोल्जी। सो ये तीनों मेम्ब्रेन एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दैट्स द थिंग। उसके बाद एक अलग थिंग जो है दैट इज़ द न्यूक्लियर बॉडीज़। न्यूक्लियर बॉडीज़ से अभी तक गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आ सकता है। CSR में एक बार क्वेश्चन आया है। So nuclear bodies is what? So nuclear bodies are the membraneless structure. Membraneless structure means उनको कोई membrane से वो covered नहीं होते। Structure found in the cell of nuclei of eukaryotic cell. So eukaryotic cell में nucleus के अंदर एक membraneless structures present होते हैं, उसे हम nuclear bodies कहते हैं। They are the steady state structure that dynamically respond to the basic physiological processes as well as various form of stress, alter metabolic condition and alternation in cellular signaling. So सेल में जो various processes होती है, तो उस processes में ये जो न्यूक्लियर बॉडीज़ है वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करती है। सो वेरियस न्यूक्लियर बॉडीज़ जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, आप एक बार इस गो थ्रू कीजिए इस लिस्ट से। तो इससे कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप एक बार इससे यूज टू हो जाए, क्योंकि अगर अगले बार इससे क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ें एटलीस्ट पता हो। लाइक द काजल बॉडीज़ आर देयर, कैल्स्ट्रोसोम आर देयर, हिस्टोन लोकस बॉडीज़ आर देयर, न्यूक्लियर स्पार्कल आर देयर, nuclear stress are there, then parasparkle, perinuclear compartment, PMI and polycomb bodies, and उसके functions यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं। आप जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए और एक बार इसको देख लीजिए। जस्ट न्यूक्लियर बॉडीज इज़ नथिंग बट न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेनलेस बॉडीज़ होती है, और जो अलग अलग कंडीशंस में न्यूक्लियस के अंदर कंडीशन को हैंडल करने का काम करती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर बॉडीज़। उसके बाद है ER। जैसे कि मैंने पहले फिगर में आपको दिखाया है कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के तुरंत ही बाद ER का मेम्ब्रेन शुरू होता है। सो ER इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन enclosed tubules and sacs that extend from the nuclear membrane throughout the cytoplasm. So न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो कंटिन्यूसली एक्सटेंड होता है वो throughout the cytoplasm, that is the ER. The entire ER is enclosed by the continuous membrane and the large organelles of most eukaryotic cell. It is the largest organelles of most eukaryotic cell. It is a membrane that accounts for about half of the all cell membrane and space enclosed by ER. The lumen and the cisternae space may present about 10% of the total cell volume. क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट लिपिड्स जो बनाने के लिए, ये सारा काम ER करता है। सो न्यूक्लियस के बाद जो पूरा मेशवर्क है अगर हम कहें तो वो पूरा ER का होगा। सो टोटल स्पेस के 10% टोटल स्पेस ER कवर करता है। अगर हम रफ ER के बारे में देखें, सो रफ ER, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रफ ER? Because it's covered with the ribosomes on its outer cytoplasmic space. Function in the protein processing and protein synthesis. So राइबोसोम जो है वो रफ ER पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको रफ ER कहेंगे।
और स्मूथ ईआर इसलिए कहेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, उसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए हम उसको स्मूथ ईआर कहेंगे। सो दिस इज़ द फिगर। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ द रफ ईआर जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और दिस इज़ द स्मूथ ईआर जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो है हम रफ ईआर कहेंगे और इसको हम स्मूथ ईआर कहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद हम देखेंगे गोल्जी। So Golgi or Golgi apparatus and the Golgi complex function is a factory in which the protein received from the ER are further processed and sorted for the transport to their eventual destination. It may be lysosome, the plasma membrane or in the secretion. जैसे हम गोल्गी के बारे में देखें तो यहाँ पे ये सिक्रीटरी वेसिकल फॉर्म्स में प्रोटीन को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज़ अ सिक्रीटरी वेसिकल्स। सो सिक्रीटरी वेसिकल्स में चीज़ें बाहर जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम गोल्गी के बारे में देखें तो गोल्गी में भी जो मेम्ब्रेन है वो के बाद में जो मेम्ब्रेन है उसे हम गोल्गी का मेम्ब्रेन कहेंगे। सो ये इस फिगर में अगर हम देखें तो दिस इज़ द गोल्गी, जहाँ पे से जो वेसिकल्स आ रही है वो गोल्गी के इस फॉर्म में, जहाँ जो साइड के तरफ है उसे हम सिस साइड कहेंगे, और जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ है उसे हम ट्रांस साइड कहेंगे। यहाँ से जो वेसिकल्स बाहर आते हैं उसे हम सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ से भी आते हैं जो है से भी हम सिक्रेटरी वेसिकल ही कहेंगे, लेकिन यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ लेकर जाने वाले या फिर लाइसोसोम के तरफ लेकर जाने वाले जो प्रोटीन्स है वो सिक्रीट होके उस एरिया में लेकर जाते हैं। सो दिस इज़ द केस। अगर हम इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे भी ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ये सिस्ट फॉर्म है। सिस्ट फेस मीन्स जो फेस के तरफ है, और यहाँ पे ट्रांस फेज है, जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे हम ट्रांस फेज कहेंगे। इन एडिशन एज नोटेड अर्लियर मीन्स प्रोटीन सॉर्टिंग प्रोसेसिंग, इसके अलावा भी गोल्जी क्या करता है तो गोल्जी मोस्टली ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोमाइलिन का सिंथेसिस करता है इन द गोल्जी। सो ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोमाइलिन का सिंथेसिस गोल्जी में होता है। इन प्लांट सेल गोल्गी apparatus further serve as a site in which complex polysaccharide of the cell wall is synthesis। सो प्लांट में जो पॉलीसेकेराइड है उसका सिंथेसिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, इसलिए प्लांट में गोल्जी का नंबर एनिमल के सेल से ज़्यादा होता है। प्लांट में ज़्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल। सो गोल्गी apparatus is thus involved in processing of broad range of cellular constituent that travel along with secretory pathway। So not only the secretory pathway लेकिन बहुत अदर चीज़ों के लिए भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स इतना जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। जस्ट एक ये चीज़ें आपको मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है बहुत बार कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है या प्रोटीन सिंथेसिस में। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन प्रोसेसिंग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल में जो हमें एनर्जी देता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ क्रिटिकल रोल इन जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन यूकैरियोटिक सेल। They are responsible for the most of the useful energy derived from the breakdown of carbohydrate and fatty acids। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक एनर्जी को प्रोवाइड करेगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड्स। अगर हम फिगर को देखें सो दिस इज़ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का एरिया है। अलॉन्ग विथ दैट दिस इज़ द इंटरनल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टी। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके पहले हमने न्यूक्लियस को भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहा था, कॉल्गी एंड ईआर को नहीं कहा था, लेकिन न्यूक्लियस को कहा था। और सेकंड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ऐड हो गया वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड को डिग्रेड करके एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का यूज़ करके एटीपी बनाकर हमें देता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। The inner membrane form a number of folds that is called as a cristae. So that is सिस्टर्नी। इससे ये जो फोल्डिंग है जिसे हम सिस्टर्नी कहेंगे, सो दिस इज द सिस्टर्नी विच एक्सटेंडेड इनटू द इंटरनल ऑफ एन ऑर्गेनलीज, जो अंदर होते हैं, मैट्रिक्स में होता है। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट प्ले अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल with the matrix and inner membrane representing a major working component of mitochondria. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसीलिए सिस्टर्नीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि वहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स अवेलेबल होती है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मदद करेंगी। सो दिस इज़ द केस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक बात याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ ये कि ये एटीपी का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। सो दीज आर द टू थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, हमें सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स दैन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ दे परफॉर्म अ वेरी क्रिटिकल टास्क इन एडिशन टू जनरेशन ऑफ एटीपी। सो क्लोरोप्लास्ट एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है, अलॉन्ग विद दैट फोटोसिंथेसिस भी करता है, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे अदर चीज़ें भी क्लोरोप्लास्ट करता है, जो हम देखेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस फिगर में अगर हम देखें तो दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। सो क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें सो यहाँ पे एक जो यहाँ पे राउंड होता है उसे हम थैलाकॉइड कहेंगे। अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हम एक थाली कहते हैं। अगर हम देखें तो थैलाकॉइड सिंगल है तो हम उसे थैलाकॉइड कहेंगे। अगर हम उसको एक के ऊपर एक रखें तो उसे हम ग्राना कहेंगे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर वो सिंगल है तो इसे हम थैलाकॉइड कहेंगे, अगर वो एक के ऊपर एक अगर हम रखें तो उसको हम ग्राना कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड स्ट्रोमा में जो यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाया गया है उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। सो दिस इज़ द स्पेस, राइट, मैट्रिक्स वाला जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। सो दिस इज़ द केस। So most important, chloroplast is responsible for photosynthetic conversion of carbon dioxide to the carbohydrate. हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो CO2 का कन्वर्जन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में करता है। ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बट अलॉन्ग विद दैट इन एडिशन क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड कंपोनेंट ऑफ देयर ओन मेम्ब्रेन। सो क्लोरोप्लास्ट अपने लिए अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा, फैटी एसिड सिंथेसाइज करेगा, लिपिड कंपोनेंट सिंथेसाइज करेगा जो उसके मेम्ब्रेन के लिए उसको लगेगा। अलॉन्ग विद दैट द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट to the ammonia is essential step in incorporation of nitrogen into organic component is also occur in the chloroplast। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तब इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि नाइट्राइट का जब रिडक्शन होगा अमोनिया में
तो ये एक स्टेप जो है इसके लिए भी क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोreover, क्लोरोप्लास्ट इज ओनली वन of the several type of related organelles to play a variety role in plant cells. So क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग फंक्शंस के अनुसार अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे कि माइलोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के टाइप होते हैं। जिस पार्ट में वो प्रेजेंट होता है उसके अनुसार उसको अलग अलग नेमिंग की जाती है, उसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट इज द ओनली वन सेवरल टाइप रिलेटेड ऑर्गेनेल्स टू प्ले अ वैराइटीज रोल इन प्लांट सेल्स. Plant chloroplasts are the large organelles, it's about 5 to 10 micrometer long, that are the double membrane called as a chloroplast envelope. Chloroplasts have a third internal membrane system called as a thylakoid membrane, जो कि मैंने आपको बताया कि एक अगर सिंगल स्ट्रक्चर है तो उसे हम थैलाकॉइड कहेंगे, और क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन forms a network of flatted disc called as a thylakoid, which is frequently arranged in a stalk called as a grana. So अगर वो स्टॉक में प्रेजेंट है तो उसे हम ग्राना कहेंगे, और अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो उसे हम थैलाकॉइड कहेंगे. उसके बाद है पेरोक्सिसोम. So human peroxisomes contain more than 50 different enzymes that play a critical role in several metabolic pathways, some of which specific to the particular tissues. So ह्यूमन पेरोक्सिसोम एक ऐसा ऑर्गेनेलिस है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स उसके पास प्रेजेंट होता है. ओके, एंड पेरोक्सिसोम्स जिस एरिया में प्रेजेंट होता है उसके अनुसार उसके पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होता है. Peroxisomes originally were defined as the organelles that carries out oxidative reactions leading to the production of hydrogen peroxide. Because hydrogen peroxide is harmful to the cell, peroxisome is also contain an enzyme catalase which decompose hydrogen peroxide either by converting to the water or by using it to the oxidize another organic component. So उसका नाम पेरोक्सिसोम इसलिए है क्योंकि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कंपोनेंट को कन्वर्ट करेगा बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटलीज की मदद से किसी वाटर में कन्वर्ट करेगा या किसी अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हार्मफुल कंपोनेंट है सेल के लिए. So varieties of substances are broken down by the oxidative process in peroxisome, including uric acid, amino acid, purines, methanol, fatty acid. Peroxisome contain an enzyme required to catalyze a plasmalogen. क्या आपको याद रखना है कि प्लाज्मालोजन सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम्स है वो भी पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होता है, in which it is a family of phospholipid in which one carbon chain is joined to the glycol by the ether bond rather than the ester bond. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यही बात एक याद रखनी है कि पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, अलॉन्ग विद दैट पेरोक्सिसोम में ही कैटालेजेस प्रेजेंट होते हैं. सो कैटालेजेस ये नाम आए तो आपको एक ही बात याद आनी चाहिए, कैटालेज मीन्स पेरोक्सिसोम या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स पेरोक्सिसोम. सो यही दो चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्टली एमसीक्यूज में. सो वन थिंग आपको एक ऐड करनी ही चाहिए, दैट इज़ अ प्लाज्मालोजन, कि प्लाज्मालोजन की सिंथेसिस जो होती है वो पेरोक्सिसोम के हेल्प से होती है. सो ये तीन चीज़ें पेरोक्सिसोम के रिलेटेड आपको याद रखनी है. उसके बाद है लाइसोसोम. सो लाइसोसोम इज़ अ मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलिस, that is a single membrane enclosed organelles that contain an array of enzymes capable of breakdown of all type of biological polymers, protein, nucleic acid, carbohydrates and lipids. So यहाँ पे confusion बहुत बार होता है कि लाइसोसोम्स में भी एंजाइम्स है एंड पेरोक्सिसोम में भी एंजाइम्स है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैटालेजेस होते हैं. तो मोस्ट कॉमनली कैटालेजेस होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वो कन्वर्ट करता है लेकिन उसके पास कैटालेजेस होते हैं. लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे. तो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं.
Lysosome contain 16 different degradative enzymes that can hydrolyze protein, RNA, DNA, polysaccharide and lipid. So lysosomes में 16 different type of degradative enzyme होंगे जो कि प्रोटीन को, DNA को, RNA को, पॉलीसैकेराइड को और लिपिड को डिग्रेड करने में मदद करेंगे. अगर इस किसी भी एंजाइम्स में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा. सो म्यूटेशन इन जीन दैट इंक्लूड एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट 30 different human genetic diseases which called as lysosomal storage diseases because undegraded material accumulated within the lysosome of affected individual. So this is the lysosome जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है. इसे हम एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों कह रहे हैं उसे मैं बताती हूँ. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों का डिग्रेडेशन करने का काम करेंगे. अगर किसी भी एंजाइम में अगर वो एंजाइम तैयार नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द प्रोटीन तो वो चीज़ें लाइसोसोम में अक्यूमुलेट होती रहेगी और बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन इन द लाइसोसोम बहुत सारी डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं अगर लाइसोसोम में एंजाइम्स में किसी तरह का म्यूटेशन हो गया तो. सो मोस्ट लाइसोसोमल एंजाइम आर एसिड हाइड्रोलाइसिस. सो व्हाई इट इज़ एसिड हाइड्रोलाइसिस उसे हम देखते हैं. विच इज़ एक्टिव एट अ एसिडिक pH about 5 that maintain within a lysosome but not at a neutral pH. Characteristic of the rest of the cytoplasm. Even if the lysosomal membrane were to be break down, the released acid hydrolysis will be inactive at the neutral pH of the cytosol. सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स है वो एसिडिक pH में ही काम करते हैं. अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है pH 5, इसके अंदर pH 5 मेंटेन किया जाता है तो वो करने के लिए यहाँ पे एक H+ प्रोटॉन पंप है जो कि बाहर का H+ अंदर लेके जा रहा है. अगर अंदर H+ बढ़ेगा इसका मतलब अंदर का pH कम होगा, राइट. एसिडिक होता रहेगा और वो जो एंजाइम्स है वो एसिडिक pH में काम करेंगे. दूसरी चीज़ ये जो पंप है ये एक्टिवली काम करता है. मतलब इसको अगर हम एक H+ अंदर दे रहे हैं तो एक ATP भी इसके लिए यूज़ हो रहा है. इसका मतलब ये एक्टिवली H+ का अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है. दूसरी चीज़ अगर लाइसोसोम का मेम्ब्रेन टूट जाए और ये सारे एंजाइम्स बाहर आ जाए तो वो बाहर के DNA को, बाहर के RNA को, बाहर के प्रोटीन को भी डिग्रेड करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे क्योंकि बाहर का pH तो 7 होता है और बाहर के 7 pH में ये लाइसोसोमल एंजाइम काम नहीं करेंगे इसलिए वो इनएक्टिवेट हो जाए. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि वो सिर्फ एसिडिक pH में ही काम करते हैं और अंदर का pH एसिडिक रखने का काम यहाँ पे एक H+ प्रोटॉन पंप करता है और वो एक्टिवली काम करता है जिसके लिए ATP की ज़रूरत. सो टू मेंटेन दिस एसिडिक internal pH, lysosome must be actively concentrate H+ ion. So this is accumulated by the proton pump in the lysosomal membrane, which actively transport proton in the lysosome of the cytosol. जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो ATP का यूज़ करके H+ का ट्रांसपोर्टेशन अंदर करता है इसलिए वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है. यही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो यहाँ पे एक टेबल मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि मेन फंक्शन क्या है. अगर आपको बाकी कुछ भी याद नहीं रहे तो भी चलेगा लेकिन ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो पहले देखिए न्यूक्लियस DNA स्टोरेज एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी का काम करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस का काम करेगा. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करेगा. ER प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन. सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा. ठीक है. गोल्गी जो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग का काम करेगा. लाइसोसोम ऑटोफैजी, फैगोसाइटोसिस एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का काम करेगा. मोस्ट कॉमनली लाइसोसोम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑटोफैजी लिखा गया है, फैगोसाइटोसिस एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. ऑटोफैजी एंड फैगोसाइटोसिस क्या है ये हम देखेंगे बाद में. ठीक है. पेरोक्सिसोम अगर हम देखें तो इस पर कैटालेज करेंगे.
मेटाबॉलिक वेस्ट को ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अदर। सो ये चीज़ें मोस्ट कॉमनली पेरोक्सिज्म अगर देखें तो कैटालिसिस आपको याद रखना है, और लाइसोसोम अगर हम देखें तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन आपको याद रखना है। सो गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल्स अगर हम देखें तो वो लार्ज नंबर में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि गोल्गी बॉडीज़ एंड वैक्यूल्स यह दोनों प्लांट में ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। उसके बाद लाइसोसोम अगर हम देखें तो लाइसोसोम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते, लाइसोसोम बहुत रेयरली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट और रेयरली प्रेजेंट एंड सेंट्रियोल जो कि हमें पता है प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट प्लांट में नहीं होता, एनिमल में प्रेजेंट होता है। सो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि गोल्गी एंड वैक्यूल्स प्लांट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते एंड सेंट्रियोल्स भी प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद ये और एक टेबल मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि किसके पास कितने मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए और इसको कर लीजिए। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड नो मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने लिस्ट आउट कर दी है। सो पहली चीज़ ये है कि अगर हम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ CNM। सो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो है उसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो लाइसोसोम, एंडोसोम, पेरोक्सिसोम, ER, गोल्गी एंड वैक्यूल्स, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। नो मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर में आता है, तो वो है सेंट्रियोल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज़ ये टेबल ध्यान में रखिए। उसके बाद हम PYQs करेंगे, उसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सो पहले आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। और एक बात मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ एंडोसिम्बायोसिस। सो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली? सो एटलीस्ट 2 ऑर्गेनेलीज, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 2 ऑर्गेनेलीज है जो कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से रिलेटेड है। arises by the endosymbiosis, one cell living inside the another. So in a particularly mitochondria are through having evolved from the aerobic bacteria living inside the archaeal ancestor of eukaryotes, and chloroplast evolved from photosynthetic bacteria such as cyanobacteria living inside the ancestor plant and greenery. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एंडोसिम्बायोसिस के रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन 2 ऑर्गेनेलीज है। अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया आया है एक एरोबिक बैक्टीरिया से एंड क्लोरोप्लास्ट आया है साइनोबैक्टीरिया से, दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो से गो थ्रू कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़। यहाँ पे मैं अगली वीडियोस इसके रिलेटेड PYQs हम कर लेंगे और उसके बाद अलग वीडियोस आती रहेंगी। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। Thank you so much for your support and love. All the best.